मेरा आम तो आज भी कच्चा है, ना जाने कब मेरा ये आम पकेगा और मैं इसे तोड़कर खाऊंगी। मैं पेड़ से पूछती हूँ। गुड़िया आम के पेड़ से पूछती है, पेड़ जी मेरा आम कब पकेगा? मेरे फल तेज धूप और गर्मी से पकते हैं और अब जंगल का मौसम गर्म हो गया है। अब कुछ ही दिनों में मेरा आम पक जाएगा और फिर तुम अपना आम तोड़कर खा लेना। शुक्रिया मेरे दोस्त पेड़, मुझे जानकारी देने के लिए। गुड़िया वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपका आम पका या नहीं? मम्मा, मुझे पेड़ ने बताया है कि अब कुछ ही दिनों में मेरा आम पक जाएगा। मम्मा, क्या कच्चा आम भी खाया जा सकता है? हाँ, खाया जा सकता है, लेकिन जो मज़ा पके हुए आम में होता है वो कच्चे आम में नहीं होता, क्योंकि पका हुआ आम रसीला और मीठा होता है। दूसरे दिन गुड़िया अपने दोस्त जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू जग्गू चलो, मैं आपको अपने दोस्त आम के पेड़ से मिलवाती हूँ। क्या तुम्हारे दोस्त आम के पेड़ पर कोई पका हुआ आम भी है? नहीं, मेरे दोस्त पेड़ पर एक ही आम का फल है और वो अभी कच्चा है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में पक जाएगा। गुड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है। ये तो अभी कच्चा है। हाँ, और जब पक जाएगा तो हम दोनों मिल बांट कर ये आम खाएंगे। वो आम का पेड़ गुड़िया से पूछता है, गुड़िया, ये पक्षी आपके साथ कौन है? मेरे दोस्त, जैसे आप मेरे दोस्त हो ऐसे ही ये पक्षी भी मेरा दोस्त है। दोस्त वो होता है जो कभी धोखा न दे। मैं भी अपनी दोस्त गुड़िया को कभी धोखा नहीं दूंगा। दोनों गुड़िया और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, तुम ऐसा करो, वो आम का फल तोड़कर घर ले आओ। 2 दिन मैं उसे अलमारी में रखूंगी तो पक जाएगा। मम्मा, क्या ऐसे आम का फल पक जाता है? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ऐसे ही आम का फल पकाया करती थी। जग्गू जल्दी से उड़ता है। गुड़िया अपने घर में थी और जग्गू कौवा चुपके से जाकर वो आम का फल तोड़ लेता है। धोखेबाज, तुम धोखेबाज हो। तुमने अपनी दोस्त को धोखा दिया। तुमने मेरा कच्चा फल ही तोड़ लिया। हाँ, क्योंकि मैं ये फल अकेला खाना चाहता हूँ। मैं ये मीठा आम किसी के साथ बांट कर नहीं खा सकता। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू की मम्मा वो कच्चा आम अलमारी में रख देती है। मम्मा, ये आम कब तक पकेगा? 2 दिन बाद ये आम पक जाएगा और इसका रंग पीला हो जाएगा। जब गुड़िया दूसरे दिन अपने दोस्त आम के पेड़ के पास जाती है तो उस पेड़ पर आम का फल नहीं था। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरा आम का फल किसी ने तोड़ लिया है। वो पेड़ गुड़िया से कहता है, चुप कर जाओ गुड़िया। तुम्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दोस्त ही है। वो कौवा जो कल तुम्हारे साथ आया था, वो ही कच्चा आम तोड़कर ले गया है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, वो आपका दोस्त नहीं है। वो लालची है। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन आप चिंता ना करें, मेरा ये पता हटाकर देखें। गुड़िया आम के पेड़ से पत्ता हटाकर देखती है तो वहाँ एक और आम था जो बड़ा था। गुड़िया खुश हो जाती है और आम के पेड़ से कहती है, अब मैं कभी भी उस लालची कौवे से दोस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। गुड़िया चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया गुड़िया, चले हम खेलने जाते हैं। नहीं जग्गू, मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब खत्म हुई। तुम एक आम की खातिर मुझसे धोखा कर सकते हो, इसलिए मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। मैंने तो आम नहीं तोड़ा। 1000 झूठ बोल लो, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, 2 दिन हो गए, मेरा आम अब तक तो पक गया होगा। हाँ, मैं तो भूल गई थी। गोरी कौवी अलमारी खोलती है तो अलमारी में वो आम गला सड़ा पड़ा था। ये क्या हुआ जग्गू बेटा? ये आम तो खराब हो गया। मम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस आम की खातिर मैंने अपनी दोस्त को भी खो दिया और मुझे आम भी नहीं मिला। गुड़िया का आम पक चुका था और पूरी तरह पीला हो चुका था। मेरे दोस्त आम के पेड़, क्या मैं अपना आम तोड़ सकती हूँ? हाँ, अब मेरा फल अच्छी तरह पक चुका है। आप ये ले सकती हो और खा सकती हो। गुड़िया वो पका हुआ आम तोड़कर घर ले जाती है
और उसकी मम्मा वो आम काट कर गुड़िया को देती है। मम्मा, ये आम तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। हाँ गुड़िया बेटी, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। आपके दोस्त जग्गू ने लालच किया, इंतजार नहीं किया, इसलिए उसका आम खराब हो गया और आपको आपके सब्र का मीठा आम का फल मिला है। गुड़िया खुशी खुशी अपना आम खाती है और आम की गुठली अपने आंगन में दबा देती है ताकि कल उसे उगने वाला पौधा भी एक दिन मीठे आम दे सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू जी, आज मेरा जन्मदिन है, याद है ना? तुमने पिछली बार भी मेरे जन्मदिन पर मुझे कुछ नहीं दिया था। अगर इस बार भी तुम मेरे लिए कुछ ना लाए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए कोई कीमती गिफ्ट ही लेकर आऊंगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। शाम होने को थी। चिड़िया गोरी कौवी के लिए गिफ्ट लेकर आती है। गोरी, आज आपका जन्मदिन है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। क्या है गिफ्ट? मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी किताब लेकर आई हूँ। किताब? मैं कोई बच्ची हूँ? ले जाओ अपनी किताब। बड़ी चालाक हो। तुमने क्या समझा मैं किताब के बदले तुम्हें केक दूंगी खाने को? गोरी, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। जो भी सोचा था, चल भाग यहाँ से। चिड़िया शर्मिंदा होती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हरियाली आती है। वो गोरी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। आओ आओ हरियाली। गोरी, सुना है आज आपका जन्मदिन है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। क्या झाड़ू लाई हो तुम मेरे लिए? हाँ गोरी, इससे तुम अपने घर की अच्छे से सफाई कर सकोगी। ये तुम्हारा केक खाने का एक बहाना है। लाओ मुझे 2 झाड़ू। गोरी हरियाली तोती से झाड़ू पकड़कर उसके पीछे भागती है। हरियाली तोती बहुत मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाती है। कालू कौवा सुबह से कुछ ढूंढ रहा था, मगर अभी तक उसे अपनी पत्नी के जन्मदिन पर देने के लिए कुछ ना मिला था। उड़ते उड़ते कालू कौवा नदी की तरफ निकल जाता है। नदी पर शहजादी अपना बनाव सिंगार कर रही थी। उसने अपना सोने का हार उतारकर थोड़ी दूर रखा हुआ था। कालू कौवा वो हार देख लेता है। गोरी को देने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वो सोने का हार चुरा कर भागता है। रुको रुको कौवे, मेरा हार तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे मेरा हार वापस कर दो। मगर कौवा वहाँ से भाग जाता है। गोरी गोरी, पूछो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो सोने का हार है, मेरा सुंदर पति। कितना अच्छा है मेरा कालू। आज कालू ने मेरी बचपन की इच्छा पूरी कर दी। मैं ये हार तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से शहजादी का चुरा कर लाया हूँ। मुझे हार मिल गया, शहजादी नया हार ले लेगी। 2 दिन गुजर जाते हैं। जंगल में सैनिक कौवे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई थीं। ये तो राजा के सैनिक हैं। ये जंगल में क्या कर रहे हैं? चिड़िया उनके पास जाती है। क्या आप यहाँ शिकार करने आए हैं? मगर राजा जी ने तो शिकार पर पाबंदी लगा रखी है। एक कौवा हमारी शहजादी का हार चुरा कर ले आया है, हम उस कौवे को ढूंढ रहे हैं। ये काम जरूर कालू कौवे का ही होगा। अगर वो कौवा हमें मिल गया तो हम उसे जान से मार देंगे। ना ना, आप ऐसा ना करें, आप वापस जाएं। मैं आपको वो हार ढूंढकर वापस ला दूंगी। सैनिक वापस चले जाते हैं और चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के घर जाती है। आईने के सामने बैठी हुई गोरी कौवी अपना चोरी का हार देख रही थी। कालू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? शहजादी, शहजादी का हार पहनकर तुम तो कोई शहजादी ही लग रही हो। चिड़िया भी आ जाती है। कालू कौवे, तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। पूरे जंगल में सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं। ये शहजादी का हार वापस कर दो वरना सब मरेंगे।
चल चल भाग यहाँ से। जिंदगी में पहली बार मुझे सोने का हार मिला है और वो मैं वापस कर दूं। जिंदा रहोगी तो ही ये हार पहनोगी। मैं तो जा रही हूँ, मगर मेरी बात तुम्हें याद आएगी। चिड़िया चली जाती है। वो चिड़िया अभी तक हार नहीं लेकर आई। सैनिकों, तुम एक बार फिर से जंगल में जाओ और जंगल के सारे कौवे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सैनिक फिर से जंगल में जाते हैं। गोरी कौवी नदी पर हार पहनकर बैठी हुई थी। सैनिक उसे देख लेते हैं। एक सैनिक दूर से ही जाल फेंकता है और गोरी कौवी जाल में फंस जाती है। मिल गया, शहजादी का हार मिल गया और कौवा भी पकड़ा गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने ये हार नहीं चुराया था। ये हार तो मेरा पति मेरे लिए लाया था। ये फैसला तो अब शहजादी ही करेगी। सैनिक गोरी कौवी को पिंजरे में कैद करके शहजादी के पास ले जाते हैं। शहजादी अपना हार देखकर बहुत खुश होती है। चोरी कोई इंसान करे या कोई पक्षी, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। इसलिए इस कौवे की पूंछ काट कर इसे छोड़ दो। दया करें शहजादी जी, मुझ पर दया करें। मगर सैनिक गोरी कौवी की पूंछ काट देता है और उसे छोड़ देता है। बिना पूंछ के गोरी बहुत बुरी लग रही थी। वो सबसे छुपती हुई घर जा रही थी कि तोता देख लेता है। वो सबको बुला लेता है। गोरी, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई है? गोरी की पूंछ टूट गई। गोरी की पूंछ टूट गई। मगर गोरी तो किसी से कोई बात किए बिना वहाँ से भाग जाती है। शायद आज कालू कौवा गोरी से बहुत पिटने वाला था। वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे से घोंसले में बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों उनके यहाँ अंडे होने वाले थे। दोनों पति पत्नी ही बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। अगर बरसात ज्यादा हुई, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। हाँ टोनी, मुझे भी इसी बात की चिंता है। अब इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह जब बारिश थोड़ा कम होगी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। बरसात भी बहुत ज्यादा थी। उस समय वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सारी रात वो ऐसे बिना घोंसले के ही बारिश में भीग कर गुजारते हैं। अगली सुबह तक बरसात भी थम चुकी थी। टोनी, तुम यहीं बैठो। मैं अभी सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास लेकर आता हूँ और फिर घोंसले को मरम्मत करने का काम शुरू करता हूँ। लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। अब हमारे अंडे आने में बहुत कम समय है और ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सब कर लूँगा, बस तुम मेरे पास बैठी रहना। फिर टुनटुना चला जाता है। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखा घास ले आता है और आकर अपने टूटे हुए घोंसले को मरम्मत कर लेता है। फिर उस रात टूनी के अंडे भी हो जाते हैं। टूनी और टुनटुना दोनों ही बहुत खुश थे। अगले दिन वो पूरे जंगल में मिठाई बांटते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद हमारे घोंसले में रौनक लग जाएगी। हाँ, लेकिन टूनी, कहीं फिर से बरसात शुरू ना हो जाए। हर साल इन दिनों जब भी बरसात होती है तो वो कई रोज तक चलती है। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो कहीं हमारे अंडों को कोई नुकसान ही ना हो जाए। हमारा घोंसला तो बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? और फिर अगले दिन काले काले बादल फिर से आ जाते हैं और कुछ ही देर में बरसात भी शुरू हो जाती है। और इस बार तो बरसात इतनी तेज थी कि पहले कभी ऐसी बरसात नहीं हुई थी। टूनी, हम इतनी तेज बरसात में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। वो देखो सामने, बड़े पेड़ के तने में काफी बड़ा सुराख है। बहुत सारे पक्षी उस सुराख के अंदर चले गए हैं। हमें भी चले जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो चले जाएं। मैं तो अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहूंगी।
फिर टुनटुना भी कुछ देर तो अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है, लेकिन जब बरसात के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो उठकर उस बड़े पेड़ के सुराख में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुना फिर से अपनी पत्नी को देखने आता है तो उसकी पत्नी तो घोंसले में बेहोश पड़ी हुई थी। वो अपनी पत्नी को उठाकर बड़े पेड़ के सुराख में ले आता है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी सारी रात बेहोश ही रहती है। फिर अगली सुबह होने के साथ ही टूनी को भी होश आ जाता है। बरसात भी रुक जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के सुराख से बाहर आते हैं। बरसात के कारण सभी पक्षियों के घोंसले नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे। टूनी और टुनटुना का घोंसला भी नीचे गिरा पड़ा था और उनके दोनों अंडे टूटे पड़े थे। मेरे अंडे टूट गए। आप मुझे क्यों मेरे अंडों से उठा कर ले गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टूनी, देखो पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है सिवाय तोते के घर के, क्योंकि उसका घर बांस का था। तो क्या बांस का घर नहीं टूटता बरसात में? बांस का घर बहुत मजबूत होता है, उस पर बरसात का कोई असर नहीं होता। एक बार तो हमने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि अगली बार भी मेरे अंडों को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम भी अब बांस का घर ही बनाएंगे। टूनी, लेकिन बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत होती है। हम कमजोर हैं, हमसे बांस का घर नहीं बनेगा। आप प्लीज मान जाएं। अगर हम बांस का घर बना लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। आप घबराएं ना, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। फिर टुनटुना भी मान जाता है और वो दोनों बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। वो दूर दूर से बांस ढूंढ कर लाते हैं और घर बनाने का काम शुरू करते हैं। कौवा जो भी पास में ही रहता था, उन्हें बांस का घर बनाते देख उनके पास आता है। ये तुम ऐसे ही फजूल में मेहनत कर रहे हो। ये बांस का घर बनाना तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों की बात नहीं है। आप अपने काम से काम रखें, हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। फिर कौवा उनका मजाक बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। टूनी और टुनटुना दिन रात काम करते हैं और आखिर 2 महीने के बाद उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। सारे पक्षी ही टूनी और टुनटुना का बांस का घर देखने आते हैं, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। कौवा भी चिड़िया के घर को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से अंडे देती है और फिर उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और वो सारा परिवार अपने बांस के घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। गोरी कव्वी का पति कालू कौवा पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, हर किसी से रिश्वत लेता। रिश्वत लेकर बेगुनाहों को सजा देता और गुनाहगारों को रिश्वत लेकर छोड़ देता। यही वजह थी कि वो बहुत अमीर थे। उनके घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। घर में हर काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और उसकी पत्नी गोरी कव्वी अपनी दौलत पर बहुत गर्व करती थी। गोरी कव्वी के घर के साथ ही रानो चिड़िया का घर था। रानो का पति सरकारी मुलाजमत करता था। वो एक कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन वो अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदारी करता था और कभी भी किसी से 1 रुपए भी रिश्वत का ना लेता था। रानो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, ये अमीर पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे तो उनके ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जब पेपर्स के दिन करीब होते हैं तो आ जाते हैं रिश्वत लेकर कि हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा लगा देना। लेकिन मैं तो पहले ही सबसे साफ साफ कह देता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। रानो, इससे तो वो गरीब बच्चे जो सारा साल दिल लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं, उनका भी हक मारा जाता है। ये अमीर पक्षी फिर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में ही क्यों भेजते हैं? वैसे ही डिग्री खरीद कर दे दिया करें। उन्होंने दुनिया वालों को दिखाना जो होता है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं।
आपके कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स तो रिश्वत ले लेते होंगे। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, लेकिन रानो, मैंने उन टीचर्स को कभी सुकून में नहीं देखा। हमेशा ही वो सब एक अजीब सी परेशानी में रहते हैं। शायद उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता। फिर वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कालू जी तो आज फिर रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आया था। कालू जी, आज तो लगता है कोई तगड़ी पार्टी ही आई होगी आपके पास। हाँ हाँ, 4 कत्ल किए थे उस चील ने, लेकिन हमें क्या, ऐसे अपराधियों की वजह से तो हमारे ऐश होते हैं। उस पार्टी ने तो शहर के बड़े जंगल में बड़ा बंगला देने का भी वादा किया है। गोरी, ये जग्गू कहाँ है? इतने दिन हो गए मुझसे मिला नहीं। जग्गू कहाँ रहता है ये आजकल? अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है किसी पार्टी में। कालू जी, ये जग्गू तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो क्या हुआ? मेरा बेटा अपने बाप की कमाई पर ऐश कर रहा है और पढ़ाई में तो देखना टॉप करेगा मेरा बेटा। आखिर उसके बाप की दौलत कब काम आएगी? ये मानो ही टीचर है ना जग्गू का। कल सुबह हम उसके घर जाएंगे। आज का ये रुपयों का बैग उसे ही दे देंगे। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी मानो और रानो के घर जाते हैं। आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? अब तो हम एक दूसरे की शक्लें देखने को भी तरस गए हैं। पहले कैसे हम साथ में वक्त गुजारा करते थे। रानो, तुम्हें तो पता है अब तुम्हारे कालू भैया एक आम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इनका मेलजोल बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ है। हमारी तो दावतें ही खत्म नहीं होती, कभी मंत्री जी के यहाँ तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। आज भी हम तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। फिर कालू जी रुपयों का भरा हुआ बैग खोलते हैं। कालू, आप ये नोटों से भरा बैग हमारे घर क्यों लाए हैं? मानो, अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो जो समझ ना सको। जग्गू तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है ना, और अब उसके पेपर्स भी होने वाले हैं। अगर आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं तो आप बहुत गलत जगह पर आए हैं। मैं भूखा तो रह सकता हूँ, लेकिन बिक नहीं सकता। आप अपना बैग लेकर यहाँ से चले जाएं। रानो, तुम ही समझाओ अपने पति को। ये ईमानदारी सब जज्बाती बातें होती हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो धन दौलत बहुत जरूरी है, वरना सारी जिंदगी इस छोटे से घर में ही गुजर जाएगी। और अपने बच्चे को क्या भविष्य दोगे? अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोचो। गोरी बहन, माफ करना, हम अपना नहीं अपने बच्चे का ही सोच रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चे को हराम का निवाला खिलाएंगे तो बड़ा होकर हमारा बच्चा हमें पहचानेगा भी नहीं, वो हमारा नाफरमान ही निकलेगा। और आप जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं उस जिंदगी का तो पल भर का भी विश्वास नहीं है कि कब खत्म हो जाए। और हम भगवान को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इतने स्वार्थी थे जो कि चंद कागज के टुकड़ों पर बिक गए। और मुझे गर्व है अपने पति पर, जिन्होंने हमें सिर्फ अपनी मेहनत का ही खिलाया है। इस समय अगरचे हमारे पास बंगले गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन जो सुकून है हमारे पास वो शायद किसी धन दौलत को खर्च करने से नहीं मिल सकता। और हमारा बेटा अपनी मेहनत से हर क्लास में टॉप करता है और हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी ईमानदारी और मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगा। और वैसे भी हमें किसी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद को इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी समझते हैं, क्योंकि जो धन दौलत हमारे पास है वो हर किसी के पास नहीं होती। कृपया करके आप यहाँ से चले जाएं। आप गलत घर में आ गए हैं और जाकर कोई अपने जैसा ढूंढें। फिर इंस्पेक्टर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़ियों का वो परिवार आज और भी सुकून की नींद सो जाता है, क्योंकि नोटों से भरा बैग भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया था।